नेटफ्लिक्स में दिखाई जाने वाली वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय के एक कंट्रोवर्शियल सीन ने भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऑपरेशन पे प्रश्न चिन्ह लगाया है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जाइंट नेटफ्लिक्स को टारगेट करते हुए बीजेपी लीडर और मध्य प्रदेश होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि ये शो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। आरोप ये भी लगाया गया कि नेटफ्लिक्स में इस तरह के कंटेंट भारत में लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं। इन सभी विवादों के बीच भारत सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने का डिसीजन लिया है। आखिर क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी? क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में दिखाए जाने वाली अधिकतर सीरीज दर्शकों को अडल्ट कंटेंट परोसते हैं? क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म को सरकार द्वारा रेगुलेट करना चाहिए? अगर हाँ, तो कितना रेगुलेट करना चाहिए? क्या पुलिसिंग ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म सही है? इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसे अफेक्ट होगा? आइए जानें इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब। तो जुड़े रहें हमारे साथ। Namaskar. Welcome to our YouTube channel, Aradhya, the Gateway of Knowledge. अक्टूबर 2020 को नेटफ्लिक्स में विक्रम सेठ की नॉवेल पे बेस्ड अ सूटेबल बॉय नाम की वेब सीरीज रिलीज हुई। 6 एपिसोड की ये सीरीज न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के बैकड्रॉप पे बेस्ड है और एक ऐसी फैमिली को दर्शाती है जो अपनी बेटी के लिए एक सूटेबल बॉय की तलाश में है। इस सीरीज के एक सीन ने विवाद पकड़ा और ये आरोप लगाया गया कि ये सीरीज लव जिहाद को प्रमोट कर रहा है और नेटफ्लिक्स में दिखाई जाने वाली बहुत सी सीरीज अडल्ट कंटेंट दिखाती है। थोड़ा पीछे चले तो इसी साल जुलाई में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट किया कि वे इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में अपने प्रोग्राम्स को रेगुलेट करें, क्योंकि कई सीरीज इंडिया और इंडियंस को अच्छे तरीके से नहीं दिखाती। नेटफ्लिक्स की सीरीज अ सूटेबल बॉय ने इस विवाद को और हवा दी और कुछ हफ्ते पहले ही सरकार ने रूल्स ऑफ बिजनेस एलोकेशन को अमेंड करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत रखने का फैसला किया। सरकार के इस डिसीजन ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या ये डिसीजन भारत को नई सेंसरशिप रिजीम की तरफ ले जा रहा है? इस तरह के रेगुलेशन के पक्ष और विपक्ष के क्या तर्क हैं? इन सभी आर्ग्यूमेंट्स में बात करने के पहले आइए जानें व्हाट आर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। व्हाट आर ओटीटी? ओटीटी और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स ऑडियो एंड वीडियो होस्टिंग या स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म्स शॉर्ट मूवीज, फीचर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज और वेब सीरीज को प्रोड्यूस या रिलीज भी करते हैं। पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार एक्सेट्रा। ये प्लेटफॉर्म डाइवर्स कंटेंट दिखाते हैं और यूजर्स के पास्ट व्यूअरशिप के बेसिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंटेंट भी सजेस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कुछ कंटेंट फ्री में दिखाते हैं और प्रीमियम कंटेंट दिखाने के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं। आइए अब बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पॉपुलैरिटी के कारणों की। नंबर 1, मल्टीप्लिसिटी ऑफ चॉइस। ओटीटी प्लेटफॉर्म की बढ़ती पॉपुलैरिटी का पहला कारण है मल्टीप्लिसिटी ऑफ चॉइस। ये प्लेटफॉर्म दर्शकों को चॉइस देता है कि वो क्या देखना चाहते हैं। अलग अलग जॉनर के कंटेंट जैसे थ्रिलर, हॉरर, रोमांस, कॉमेडी, साइंस फिक्शन व्यूअर्स को एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म में देखने को मिलता है। नंबर 2, क्रिएट डिमांड ड्रिवन एक्टिव प्लेयर्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म के समर्थन में यह भी कहा गया है कि ये प्लेटफॉर्म डिमांड ड्रिवन है, यानी इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का हाइब्रिड कैरेक्टर होता है। ये टीवी के पैसिव कंजम्पशन मोड और वेब के डिमांड ड्रिवन एक्टिव कंजम्पशन मोड को कंबाइन करते हैं। इस तरह ये डिमांड ड्रिवन एक्टिव प्लेयर्स क्रिएट करते हैं। नंबर 3, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया। ओटीटी प्लेटफॉर्म में मल्टीपल वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज आने की वजह से बहुत सारे कंटेंट प्रोड्यूसर्स और आर्टिस्ट को चांस मिलता है कि वे अपने टैलेंट को लोगों के सामने रख पाएं। टीवी के ट्रेडिशनल सास बहू वाले कंटेंट से हटके ये प्लेटफॉर्म थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर जैसे जॉनर को प्रमोट करते हैं। इससे डेमोक्रेटाइजेशन होता है न सिर्फ व्यूअरशिप का बल्कि आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर्स का भी। नंबर 4, कॉस्ट इफेक्टिव। इन प्लेटफॉर्म्स के समर्थन में एक और तर्क ये है कि ट्रेडिशनल केबल पैकेज के कंपैरिजन में ओटीटी प्लेटफॉर्म चीप एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, न सिर्फ व्यूअर्स के रिस्पेक्ट में बल्कि प्रोड्यूसर्स के रिस्पेक्ट में भी। नंबर 5, कंपैटिबिलिटी विद मल्टीपल डिवाइसेस। ट्रेडिशनली केबल नेटवर्क को देखने के लिए टेलीविजन सेट की जरूरत होती है। इसके ऑपोजिट ओटीटी कंटेंट को ब्रॉड रेंज ऑफ डिवाइसेस के थ्रू देखा जा सकता है।
किसी भी अकाउंट होल्डर को सेम ओटीटी एक्सपीरियंस मिलता है, चाहे वो स्मार्टफोन या टैबलेट यूज करे या स्मार्ट टीवी। इसका मतलब इन प्लेटफॉर्म्स की एक्सेसिबिलिटी इजी है। एंड लास्टली, लेस डेंजर ऑफ पायरेसी। जहां ट्रेडिशनल सिनेमा सिस्टम में रिलीज के पहले और बाद में भी पायरेसी का खतरा होता है, वहीं इन प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट ओरिजिनल होता है और पायरेसी का खतरा भी कम होता है। इससे प्रोड्यूसर्स को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। ओटीटी प्लेटफॉर्म के इन बेनिफिट्स को देखते हुए क्रिटिक सरकार द्वारा रेगुलेशन के फैसले का विरोध कर रहे हैं। आलोचकों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन को मॉरल पुलिसिंग का नाम दिया है। उनका मानना है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार पर इस तरह का कंट्रोल आर्बिट्ररी है। सरकार के अकॉर्डिंग ये कंट्रोल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, मगर आलोचकों का मानना है कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है ये कौन डिसाइड करता है। उनका मानना है कि मॉरल पुलिसिंग या स्टेट रेगुलेटेड वैल्यू सिस्टम एक लिबरल सोसाइटी की निशानी नहीं है। क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि इस तरह का रेगुलेशन दर्शकों के फ्रीडम ऑफ चॉइस को रिस्ट्रिक्ट करता है। एक्चुअली अगर सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आती हैं तो इन प्लेटफॉर्म्स में दिखाए जाने वाली बहुत सी सीरीज के कंटेंट में फिल्टर लग सकता है और इससे जो वायस्ड और डाइवर्स कंटेंट इन प्लेटफॉर्म्स पे दिखाया जा रहा है वो शायद रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। कुछ सर्कल्स का ये भी मानना है कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की काफी वास्ट मार्केट है और इस तरह के रेगुलेशन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की इकोनॉमी को सेटबैक लग सकता है। इस मार्केट के स्कोप का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में बाय द एंड ऑफ 2019 17 करोड़ ओटीटी प्लेटफॉर्म यूजर्स हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बाय द एंड ऑफ मार्च 2019 ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का साइज 500 करोड़ है, जो कि 2025 तक आते आते 4000 करोड़ हो सकता है। अब बात करते हैं भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म के करंट ऑर्डर की। करेंटली हमारे देश में कोई नियम या ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है जो डिजिटल कंटेंट को गवर्न करे। अगर बाकी सभी सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे प्रिंट मीडिया, फिल्म, एडवर्टाइजमेंट, टेलीविजन किसी न किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स आईटी एक्ट 2000 के लीगल फ्रेमवर्क के अंडर तो हैं, पर प्रिंट और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के विपरीत किसी मिनिस्ट्री के अंडर डायरेक्टली नहीं है। इसीलिए सरकार इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की मंशा पहले से ही दिखा रही थी। जनवरी 2019 को 8 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड साइन किया जो 5 तरह के कंटेंट को इन प्लेटफॉर्म्स में प्रोहिबिट कर रहा था। हालांकि सरकार ने न सिर्फ इस कोड को रिजेक्ट किया, बल्कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड डिजिटल क्यूरेटेड कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल द्वारा सजेस्टेड मॉडल पर भी अपनी नामंजूरी दी। क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एक पैरेलल एंटरटेनमेंट सिस्टम की तरह उभर रहे हैं जो धीरे धीरे ट्रेडिशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस कर रहे हैं, इसीलिए इन प्लेटफॉर्म्स को भी रेगुलेट करना जरूरी है। साथ ही साथ सरकार को इस अनरेगुलेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट पब्लिक से भी कंप्लेन आ रही थी। इसी क्रम में अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और IAMAI को नोटिस इशू किया रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ दीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। हमारी राय में इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को और भी कई कारणों की वजह से रेगुलेट करना चाहिए। नंबर 1, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का अधिकतर कंटेंट अडल्ट है। एंटरटेनमेंट के नाम में इन सीरीज में सेंसुअलिटी और अश्लीलता परोसी जाती है, यानी बच्चों के लिए ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मल्टीपल डिवाइसेस के द्वारा लिंक्ड है, इसीलिए बच्चे जो कि मोबाइल फोन्स को यूज करते हैं इन अनसूटेबल कंटेंट को बड़े ही इजीली देख सकते हैं। इस तरह के सेंशुअस और अडल्ट कंटेंट बच्चों के फॉर्मेटिव माइंड में नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। नंबर 2, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में दिखाए जाने वाली सीरीज में लैंग्वेज काफी अभद्र है। अब्यूजिव लैंग्वेज इन सीरीज में काफी कॉमन है। थैंक्स टू दीज वेब सीरीज, स्लैंग्स आजकल इन है और यंगस्टर्स के विद इन स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है। नो डाउट ये सब हमारी सोसाइटी में एक गलत प्रभाव डालते हैं, इसीलिए ऐसे कंटेंट को ऑडियंस तक पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलेशन करना पूरी तरह जस्टिफाइड है। नंबर 3, इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में दिखाए जाने वाली कई सीरीज के कंटेंट किसी भी सभ्य सोसाइटी में अच्छे माने नहीं जा सकते। न तो स्लैंग्स या गाली देना अच्छी पर्सनालिटी की निशानी है, न स्मोक करना या ड्रग्स और ड्रिंक लेना सेहत के लिए अच्छा। जहां इन सीरीज में दिखाए जाने वाली सेंसुअलिटी फॉर्मेटिव माइंड्स को डिस्ट्रॉय करती है, वहीं लिव इन और अडल्ट्री को नॉर्मलाइज करने वाले कंटेंट मैरिज जैसे पायस इंस्टीट्यूशन को डिसमेंटल करने का काम कर रहे हैं। यहाँ सवाल मॉरल पुलिसिंग या वैल्यू डिक्टेशन का नहीं है। ये सभी प्रैक्टिसेस किसी भी हेल्दी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर ऐसे कंटेंट को दिखाने वाले स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलेशन लगाया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है। नंबर 4, क्रिटिक्स का कहना है कि सरकार द्वारा इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर खुद पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी का रिस्ट्रिक्शन है। इसीलिए अगर कोई कंटेंट पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी को डिस्टर्ब करता है, भंग करता है,
तो उस पर रेगुलेशन लगाना पूरी तरह संवैधानिक या लीगल है। नंबर 5, किसी भी प्रकार के रेगुलेशन और गाइडलाइंस के अभाव में इन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में दिखाए जाने वाले कंटेंट रिलीजियस सेंटिमेंट्स और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो सोसाइटल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 6, आलोचकों का यह भी कहना है कि इस तरह का रेगुलेशन भारत को एक नई सेंसरशिप रिजीम की तरफ ले जा रहा है और ऐसा कदम लिबरल सोसाइटी का नहीं बल्कि स्टेट कंट्रोल सोसाइटी की निशानी है। यहां इस तर्क को काटते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि एक लिबरल सोसाइटी क्या होती है। उदारवाद यानी लिबरलिज्म और ऐसी विचारधारा को एक्सेप्ट करने वाली लिबरल सोसाइटी फ्रीडम ऑफ चॉइस को इंपॉर्टेंस देती है, लेकिन यहां इस बात पर गौर करना जरूरी है कि किस तरह की चॉइस हमें परोसी जा रही है। बुरे और ज्यादा बुरे के बीच में चूज करने को हम लिबरल ऑर्डर नहीं कह सकते। एक आइडियल लिबरल ऑर्डर वो है जो हमें चूज करने की स्वतंत्रता देता है उन ऑप्शंस के बीच में जो पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी को मेंटेन रखें। इसीलिए इस प्रकार के गवर्नमेंटल रेगुलेशन किसी भी प्रकार से एंटी लिबरल नहीं है। एंड लास्टली, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे क्रॉस कल्चरल कंटेंट को स्ट्रीम करते हैं। किसी भी देश का कल्चर यानी उसका खान पान, रहन सहन, विचारधारा, वे ऑफ लाइफ उस देश का एक यूनिक एस्पेक्ट होता है। क्रॉस कल्चरल कंटेंट को दिखाना कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड की तरफ एक कदम है। ये अच्छी बात है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म या वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज तो हमारे भारतीय ट्रेडिशन में बहुत पहले से है। वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचार इस भाव को बखूबी दर्शाते हैं। लेकिन कॉस्मोपॉलिटनिज्म के नाम पर कल्चरल होमोजेनाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड कंटेंट को ईस्ट में परोसना और उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करना लिबरलिज्म नहीं बल्कि कल्चरल इंपीरियलिज्म है, जो कि पूरी तरह गलत है। अगर किसी देश को कैप्चर करना है बिना किसी फोर्स के तो उसके कल्चर को डिसमेंटल करो। यही है मतलब कल्चरल इंपीरियलिज्म का। इसका एक हिस्टोरिक एग्जाम्पल है अल्जीरियन कल्चरल कॉलोनाइजेशन बाय फ्रांस का। कॉलोनियलिज्म के दौर में फ्रांस ने बिना किसी फोर्स के अल्जीरिया में अपना कब्जा किया, सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंच कल्चर को उनको परोस के और इस तरह उनके कल्चर को डिसमेंटल करके। ऐसा ही कुछ प्रयास अंग्रेजों ने हमारे देश में स्वतंत्रता के पहले किया था, जब हिंदी और वर्नाकुलर एजुकेशन को रिप्लेस करके इंग्लिश और वेस्टर्न एजुकेशन लाने का प्रयास किया गया। उस समय भी भारतीय संस्कृति ने अपने टॉलरेंस दिखाते हुए अंग्रेजी अपनाई तो सही, लेकिन हिंदी को खत्म नहीं होने दिया। जो प्रयास हमने तब किया था वो अभी भी करना चाहिए। इंडिया, जो कि 2020 तक सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन वीडियो व्यूइंग ऑडियंस का बेस बन सकता है, इस कल्चरल इंपीरियलिज्म का सबसे बड़ा शिकार है। लिबरलिज्म के नाम पे वेस्टर्न कल्चर और वैल्यूज को एज इट इज एक्सेप्ट करना कल्चरल इंपीरियलिज्म का शिकार होना है, जो हमारे ख्याल में किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अपने कल्चर की यूनिकनेस को बरकरार रखने के लिए अगर सरकार इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में दिखाए जाने वाली क्रॉस कल्चरल कंटेंट पे कुछ रेगुलेशन लगाती हैं तो हमारी राय में ये पूरी तरह सही है। इसी क्रम में हम एक सुझाव देना चाहेंगे। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ सुप्रीम है, यानी देश का कानून से बढ़कर और कुछ नहीं। फिर भी आज नागरिक क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को डील करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना एक नेसेसिटी बनता जा रहा है। हमारी राय में उसी तरह से इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके इश्यूज से डील करने के लिए एक यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट कोड का होना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद होने की संभावनाएं कम हो जाएं। प्रिंट मीडिया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड है। न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन टेलीविजन न्यूज को रेगुलेट करता है। फिल्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा रेगुलेटेड है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड है। इसी तरह से सबसे पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए। इसके अलावा ओवर एंड अबव इन सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट कोड द्वारा रेगुलेट करना चाहिए, जो कि इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वॉचडॉग होगा। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि भारत वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमें वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के दौर में ही एग्जिस्ट करना है, इस लिबरल मार्केट ऑर्डर में ही पनपना है। लेकिन लिबरलिज्म या उदारवाद के नाम पे अपनी कल्चरल यूनिकनेस, पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी को नहीं खोना है। जो लोग वेस्टर्न कल्चर और वैल्यूज के अनुसरण को लिबरल होना मानते हैं, वे भूल जाते हैं कि लिबरलिज्म का एक और एस्पेक्ट होता है रैशनैलिटी, विवेकशीलता। रैशनैलिटी हमें बताती है कि कौन सी वैल्यूज हमें हमारे देश में और कल्चर में एक्सेप्टेंस देंगी। इसीलिए रैशनैलिटी के साथ वेस्टर्न कल्चर के पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें अपनाने चाहिए, पर अपनी कल्चरल यूनिकनेस और पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए।
हमारी राय में इन OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को रैशनैलिटी के साथ रेगुलेट करना हमारे देश को वैश्विक पटल में एक मॉडर्न लिबरल देश जरूर दर्शाएगा। Thanks for watching our video. If you want us to keep making such informative videos, please like, share and subscribe our channel. Aradhya, the gateway of knowledge. Till then, goodbye, take care and stay safe.